आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? उनके बेशतर अगर बयानात देखें, कभी वो कहते हैं कि जिसने ये प्लॉट बनाया था साजिश का उसने खान को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, फिर वो ये कहते हैं कि ये जो वाकई खान ने मुआशी तौर पे बारूदी सुरंगें बिछाई थी इसलिए ये हुकूमत फंस गई है। ये जो बयानात हैं ये खान साहब की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है या स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर नहीं करते? देखिए शेर रशीद साहब जो हैं बेचारे रोज़ाना ख़बरों में इन रहने के लिए ना, मैं शेर रशीद साहब के मतलब अक्सर कहता हूँ कि वो सियासतदानों की मीरा हैं। जिस तरह अदाकारा मीरा को एक ऐसा बयान देती है सारा दिन डिस्कस होता है, शेख साहब ने भी कोई ऐसा बयान देना होता है, डिस्कस होना होता है। देखें शेख साहब के पास दो चॉइस सेकंड चॉइस कोई नहीं है। शेख साहब के पास इमरान खान के साथ जाने के अलावा चॉइस कोई नहीं है। शेख साहब को मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में किसी हाल में काबिल कबूल नहीं, और शेख साहब को मुस्लिम लीग नून काबिल कबूल नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है इसी तरह चल रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में शेर रशीद को क्यों लेगी, क्यों लेगी, मुझे बताएं। शेर रशीद ने जो मुस्लिम लीग नून के साथ किया है, जो गुफ्तगू की है, मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी सूरत में भी शेख रशीद को नहीं लेगी। आगे आप आ जाएँ, शेख रशीद के पास सेकंड चॉइस क्या है, वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के अलावा वो कहाँ जा सकते हैं? अगर वो अकेले अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं तो नहीं ये तो वन एंड ओनली चॉइस होगी ना। अगर वो मुस्लिम लीग जो उनकी अपनी मुस्लिम लीग उनसे इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद एक काउंसलर जितने वोट भी ना पड़े, वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ते हैं, स्टेज उन्हें तहरीक इंसाफ का बना बनाया मिल जाता है, मीटिंग में वो इमरान खान की चले जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं शेख साहब के मतलब। मैं आपको बता दूँ, शेख साहब सियासतदानों की मीरा हैं। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बयान देना होता है जो सारा दिन डिस्कस हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर शेख साहब को तो लोग भूल जाए ना। वो कहते नहीं मेरी दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात मेरी है कि मैं रोजाना बैठ के वहाँ पे टीवी पे बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, और लोग मुझे देखते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले एक चलिए आपको दो खबरें देता जाऊँ ना, फिर उसके बाद हुकूमत और आप खबरें दे दें। हुकूमत और अपोजिशन में क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? राब्ते हो चुके हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, और उसमें तीसरी कुव्वत भी शामिल है। मेरे पास तो इतला यह है कि तीसरी कुव्वत भी शामिल है। उस राब्तों में बहुत से मामला तय हो रहे हैं, और ये राब्ते जो है वो KPK की एक शख्सियत है, एक KPK की एक पंजाब की शख्सियत है, दो ये अपोजिशन की तरफ से ये राब्तों में शामिल है। लेकिन ये किसी सूरत में भी आपको ये बता दूँ, इन राब्तों में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि हमें कोई रायत दे दें। ये भी नहीं हो रहा कि हमारे मुकदमात वापस ले लें, ये भी नहीं हो रहा। ये हो रहा, बड़ी क्लियर सी बात हो रही है, इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन जो है वो मुनसफाना इलेक्शन हो। इस पे बात हो रही है ताकि पुरअमन तरीके से ये सारे मामला आगे चल सके। मेरी तो इत्तला ये है कि आपकी जो खबर आप देना चाहते थे मेरे सवाल से कुछ अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। यही थी। अच्छा, उसके बाद मैं ठीक पहुंचा हूं? बिल्कुल ठीक पहुंचा, और मैं अगली बार खबर भी आपको दे देता हूँ। चंद दिनों से बड़ा एक शोर मचा हुआ है, यस सर, बहुत शोर मचा हुआ है कि बड़े अहम लोग कत्ल होना शुरू हो गए हैं, या पुरसरार उनकी मौत वाक़ होना शुरू हो गई है। आप गौर करें, अयान अली के केस से शुरू करते हैं ज़रा ना। उसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला अफसर, से पकड़ने वाला अफसर कत्ल हो गया। डॉक्टर रिजवान का मर्डर हो गया। मर्डर तो नहीं कह सकते, डॉक्टर रिजवान अपनी तिब्बी मौत बरे उनके हवाले से आ गया। मलक मकसूद के हवाले से बातें शुरू हो गई। आज एक प्रोसिक्यूटर की से तबीयत ख़राब हो गई, याद है ना आपको? पता है ना। इससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर की जो भी तबीयत ख़राब हुई, उसे भी कहा दिया गया कि मैं केस से लहदा हो रहा हूँ। इससे पहले और भी बहुत से मामला थे। एक घर चोरी की वारदात होगी। मुजम्मल शबीर दोनों सके भाई, वो उनके साथ क्या हुआ वो सारे पता है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की तबीयत ख़राबी का केस, तबीयत नदीम जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इन्होंने भी कहा जी मैं अब केस की तफ्तीश नहीं कर सकता, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। यानी ये अगर हम देखते जाएँ, या डॉक्टर रिजवान से लेकर इंस्पेक्टर एजाज चौधरी से लेकर प्रोसिक्यूटर फ़रूक पाजवा और बाकी चीज़ें, और इसके साथ साथ ख़ासकर सिंध के अंदर, या सर सिंध के अंदर कुछ अफसरान थे जो मुख्तलिफ़ केसेस में जिन्हें मार दिया गया, जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया, जिनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाया गया। बलूचिस्तान में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए। मेरे पास एक बड़ी ख़बर है, ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ। मेरे पास बड़ी ख़बर ये है कि इन सारे वाक़यात के हवाले से एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जो पिछले चंद दिन से शुरू है, और उसी इंक्वायरी में मज़ीद नए जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। और ये इंक्वायरी जो की जा रही है, इससे हुकूमत बेखबर है। यस, मैं आपको ये बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, हुकूमत इससे बेखबर है।
और इसमें कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू सामने आई है, कुछ ऑडियो मैसेज सामने आए हैं, कुछ बाकायदा व्हाट्सअप के मैसेज सामने आए हैं, कुछ सबूत ऐसे मिले हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये इंक्वायरी करने वालों ने इस इंक्वायरी को ओपन कर दिया, यानी पब्लिक कर दिया, और मैं पब्लिक कर दिया या उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, सही, तो बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी सियासी चेहरे बेनकाब होंगे और बड़ी गिरफ्त में लोग आएंगे। ये बात को बड़ी दे रहा हूँ, ये होने वाला है और इस पे आपकी सोच नहीं है कि कौन कौन फंसने जा रहे हैं। फरूख हबीब साहब, मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इसमें अगर देखा जाए महसूलात के हदफ के हवाले से तो वो 7,000 अरब का है, अगर तरक्याती बजट देखा जाए तो 800 अरब का है, सेहत के शोबे में आपके जो बजट से कम बजट रखा गया है, लेकिन खाम माल के ऊपर अद्वियात का जो है उसमें टैक्स छूट दी गई है। तो मौजूदा बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये बजट जो है ये पाकिस्तान के एंटी पीपल बजट है, ये गरीब कुश बजट है। ये जो बिजनेस एक्टिविटी इमरान खान ने शुरू की थी, ये एंटी बिजनेसमैन बजट, और इसके अंदर इस किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं कि डायरेक्टली लोगों की जेबों के अंदर डाका मारने के मुतरादिफ हैं। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा रेमिटेंसेस की शक्ल पे यहाँ भेजते थे और इसको यहाँ इन्वेस्ट करते थे, कोई जायदाद ले लेते थे, कोई प्रॉपर्टी ले लेते थे अपने बहन भाई के नाम के ऊपर, उनके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया गया है जो नॉन फाइलर की शक्ल के अंदर। यानी कि अब आपका ना कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलेगा, बिजनेसमैन सरमायादार पहले अपना सरमाया लगाना बंद कर चुका है क्योंकि चोरों की हुकूमत आ चुकी है, लोगों का एतमाद नहीं है, ये पॉलिसीज चलेंगी नहीं चलेंगी। ये बजट जो बनाया है ये बड़ा इस किस्म का एक ऐसा बजट है जो कि बहुत ज़्यादा इसकी कोई मंतक नज़र नहीं आ रही, और जो इन्होंने टैक्स के अहदाफ रखे हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि ये पहले ही मान चुके हैं कि हमारी इकॉनमी जो है अब स्लो होगी। जीडीपी की वो शरह जो 2 साल से मुसलसल इमरान खान 6% शरह हासिल कर रहे थे, जिसे आपकी एग्रीकल्चर में 4.5% ग्रोथ थी, इंडस्ट्री में 7% ग्रोथ थी, खिदमात के शोबे में 6.5% ग्रोथ थी, इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% से बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स इमरान खान की हुकूमत में बढ़ी हैं। एक तरफ इनके 30 साल हैं और हमारे 3.5 साल हैं। इमरान खान पहली बार इक़्तिदार में आए, ये 3 बार इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने इनकी 3 बार के इक़्तिदार के तमाम टारगेट्स, ना सिर्फ उन टारगेट्स को पीछे छोड़ा बल्कि उनसे ज़्यादा अहदाफ जो है वो हासिल किए। ये साबित हो गया कि मैशियत इमरान खान के दौर में ठीक चल रही थी, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, गैस की कीमतें नहीं बढ़ रही थी। जो आलमी सतह पे महंगाई आई थी उसका असर इमरान खान अवाम पर पूरा पास नहीं कर रहा था, उसको हम खुद बर्दाश्त कर रहे थे, अपने रेवेन्यूज के जरिए से सब्सिडी देकर बर्दाश्त कर रहे थे। आम आदमी को इन आलमी महंगाई के बोझ से बचाया जा रहा था।